नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के लिए रास्ता आसान नहीं। हालांकि एनडीए में टिकट के दावेदारों की कोई कमी नहीं है। एक से बड़े एक दावेदार इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में है और यही एनडीए के परेशानी का सबब बना हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 के चुनाव में एनडीए इन 6 सीटों में से महज 2 सीट ही जीत पाई थी। 4 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा हो गया था। इनमें से कई सीटें ऐसी थी जिस पर मुश्किल से महागठबंधन जीती और कई सीटें ऐसी थी जिस पर मुश्किल से एनडीए की जीत हो पाई। अब बदले हुए परिस्थिति में जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें यदि आप बात करेंगे तो एनडीए को जीत के लिए एड़ी चोटी एक लगाना पड़ेगा। रास्ता आसान नहीं है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में देखिए, लोकसभा का चुनाव होता है तो माहौल कुछ अलग रहता है और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो यहाँ के सांसद हैं लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन याद कीजिए, 2019 के धमाकेदार जीत के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 2020 में क्या हुआ? 6 में से 4 सीटें महागठबंधन के पाले में चली गई। 1-2 तो और चली जाती, लेकिन बच गया महागठबंधन की गलती से। इस बार यदि एनडीए ने कोई गलती की तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए अपनी ही गलतियों की वजह से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में हारती रही। अब देखिए, इस पर बात करते हैं हम। आरजेडी की चर्चा तो कभी बाद में करेंगे, महागठबंधन की चर्चा बाद में करेंगे। पहले एनडीए की ही चर्चा करते हैं कि एनडीए की क्या परेशानियां हैं और उन परेशानियों से निजात पाने में एनडीए किस तरह से सफल हो सकता है। हालांकि हम बात अभी परेशानी पर ही करें तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि महाराजगंज जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें से 6 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से। देखिए, इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है महाराजगंज, आता है गोरियाकोठी, इसी में आता है तरैया, माझी, एकमा और बनियापुर। तो यदि इस पर आप ध्यान देंगे कि इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ाई कैसी, तो देखिए सबसे पहले बात हम शुरुआत कर लेते हैं एकमा से। एकमा जहां लड़ाई हमेशा कठिन होता है और एनडीए के लिए कठिन इसलिए होता है क्योंकि धूमल सिंह वहां से यदि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी बनते हैं। आप लोग सब राजनीति समझते हैं तो इसीलिए बताता हूं कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे में जाता है अब तक एकमा का सीट और वहां से जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता धूमल सिंह या उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है। तो पिछले बार सीता देवी जो धूमल सिंह की पत्नी है वो चुनाव लड़ी थी और उनका राह जो है मुश्किल करने वाला कौन था? कामेश्वर सिंह मुन्ना। कामेश्वर सिंह मुन्ना एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ गए और उसका लाभ मिला किसको? आरजेडी के प्रत्याशी श्रीकांत यादव, और वे चुनाव आसानी से जीत गए। इस बार भी उसी तरह का कुछ लड़ाई है। कामेश्वर सिंह मुन्ना अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और धूमल सिंह जनता दल यूनाइटेड में है। दावेदारी दोनों तरफ से हो रही है कि सीट हमें मिले तो सीट हमें मिले। यदि सीट किसी एक को जाता है और दूसरा वहां से यदि चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर या किसी दूसरे पार्टी से उतर जाता है तो क्या होगा? वोटों का बंटवारा होगा और फिर महागठबंधन वहां से चुनावी बाजी जीत सकती है। तो जिस सीट पर एनडीए का जीत तय है वो सीट हार में तब्दील हो जा सकती है। तो इसलिए जो एकमा सीट उस पर एनडीए के अंदर घमासान है।
सीट के लिए कई लोग लगे हुए हैं। एकमा से कामेश्वर सिंह मुन्ना एनडीए के प्रत्याशी हैं। उसके बाद वहां से धूमल सिंह हैं, वहीं से रंजीत सिंह भी चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब वोटों का बंटवारा होता है तो एकमा में जो है एनडीए चुनाव हार जाता है। देखिए इस बार क्या होता है और पार्टी क्या रणनीति बनाती है कि एकमा का जो चुनावी बाजी है वो जीता जाए। हालांकि महागठबंधन भी इसको लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है और कैसे वोटों का बंटवारा हो और किस तरह से आरजेडी वहां से फिर से जीत जाए, इसकी तैयारी महागठबंधन की तरफ से चल रही है। तो एनडीए का राह एकमा में भी आसान नहीं दिखता यदि वोटों का बंटवारा नहीं रुका तो। अब देखिए माझी आते हैं। जब एकमा से माझी आप बढ़ते हैं तो माझी में भी संघर्ष बड़ा कठिन है। अब देखिए एनडीए में क्या है, पिछले बार ये सीट जनता दल यूनाइटेड के पास थी, माधवी सिंह चुनाव लड़ी थी और बीजेपी के जो नेता है राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह, वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए। जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर चली गई, वो दूसरे नंबर पर हो गए और दोनों के वोटों से जितना मिला उससे कम अंतर से वहां से सीपीएम के प्रत्याशी सत्येंद्र यादव चुनाव जीते। इससे पहले भी वहां से कांग्रेस प्रत्याशी महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में विजय शंकर दुबे उतरे थे 15 में, तो उस समय भी यही हाल। अभी भी परिस्थितियां बदली नहीं है। एनडीए में दावेदारों की आप सूची देखेंगे तो बीजेपी से राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह, जनता दल यूनाइटेड से रणधीर सिंह पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। आप आएंगे तो यहाँ पे हेम नारायण सिंह भी हैं और यहीं पे गौतम सिंह भी हैं और यही से जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं वो वाईबी गिरी, वो भी चुनावी मैदान में उतरने के प्रयासरत में। हालांकि गौतम सिंह भी जनसुराज के टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने लोग एनडीए के हैं जो आपस एनडीए के वोटों को ही काट लेंगे। एक दूसरे के खिलाफ यदि चुनाव लड़ गए, कोई बागी बनकर चुनाव लड़ गया तो क्या होगा, सीधे सीधे वोटों का बंटवारा होगा और महागठबंधन के तरफ से जो प्रत्याशी सत्येंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि वो विधायक भी हैं, तो उनकी जीत तय हो जाएगी। तो एनडीए को माझी में भी अपना समीकरण सेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो चुनाव वहां से जीतेगा। वहां से हेम नारायण सिंह भी हैं। तो इन सब जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी एनडीए के समर्थक हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, ज्यादा नेता हो गए हैं माझी में, तो उनको कैसे सामंजस्य बैठाकर एक जगह एनडीए करेगा, ये देखने वाली बात है। यदि ये नहीं होगा तो माझी की लड़ाई काफी कठिन होगी। अब आते हैं बनियापुर। बनियापुर जो सीट है वहां से लगातार केदारनाथ सिंह 4 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार मसरक से, उसके बाद बनियापुर जब 2010 में हुआ तो बनियापुर से वो जीतते रहे। केदारनाथ सिंह पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं। लगातार 4 बार चुनाव जीतने से एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन उनके पक्ष में एक बात ये जाता है कि अब वो राजद से पाला बदलकर जनता दल यूनाइटेड में आ गए हैं। अभी हालांकि पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब वो जनता दल यूनाइटेड में ही है, क्योंकि आरजेडी से उन्होंने दूरी बना ली। अब ऐसी स्थिति में ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पुत्र ऋतुराज सिंह, उनको टिकट मिलने जाए रहा है जनता दल यूनाइटेड। तो यदि ऋतुराज सिंह को टिकट मिला तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म होगा, लेकिन वहां से उनके चीर प्रतिद्वंदी
तारकेश्वर सिंह की पत्नी के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतर सकती है। इसके अलावे उनके जो खिलाफ जाता है बनियापुर में, वो हैं वीरेंद्र ओझा। अभी तो वो एनडीए के साथी हैं, लेकिन यदि टिकट उनको नहीं मिलेगा तो दूसरे तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वीरेंद्र ओझा पाला बदलते रहे। तो ऐसी स्थिति में देखना है कि वीरेंद्र ओझा क्या करेंगे। इसके अलावे प्रभुनाथ सिंह के एक पक्के समर्थक रितेश सिंह हैं, वो भी अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उनकी भी स्थिति क्या होती है, तो अपने ही राह में रोड़ा बन सकते हैं, दूसरे नहीं। विरोधी का तो आप हल ढूंढ लेते हैं, उसके विरोध के लिए तो आप रणनीति बना लेते हैं, लेकिन जब अपने विरोध में उतर जाते हैं तो उसके लिए रणनीति बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखना है, ये बनियापुर की स्थिति है। अब आप आ जाइए तरैया में। तरैया जो है, तरैया में जनक सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, विधायक रहे हैं, बड़े नेता हैं। उन्हें बीजेपी से टिकट मिलेगा ऐसा भी माना जा रहा है। लेकिन उसी तरैया में सुधीर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में यदि उतर गए तो मुश्किल पैदा कर सकते हैं। पिछले बार भी लड़े थे, 10,000 के आसपास वोट आया था, लेकिन अब लगातार जनक सिंह कई बार वहां से विधायक हो गए हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ भी है। जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें भी उस तरह से परफॉर्मेंस उनका नहीं दिखा जिस तरह से आगे पीछे समय में रहा है। तो अब जो है तरैया में भी स्थिति मुश्किल है, क्योंकि यदि वहां राजपूत जाति से 3-4 उम्मीदवार उतर जाते और महागठबंधन ने यदि सही फैसला करके टिकट वहां दे दिया तो फिर वहां जीत जो है वो एनडीए के लिए मुश्किल होने लगे। तो इसलिए तरैया की रणनीति क्या होगी वो भी देखना है। अब आइए बात करते हैं गोरिया कोठी। गोरिया कोठी जो है वो देवेश कांत सिंह वहां से विधायक हैं, 2 बार लगातार वो विधायक हो गए। जो बीजेपी ने 5-5 सर्वे कराया है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनके पक्ष में सर्वे रिपोर्ट नहीं है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। अब देवेश कांत सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी, हालांकि देवेश कांत सिंह पब्लिक के बीच रहते रहे, हर कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आए थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल सकती हैं, क्योंकि उन्हीं के करीबी अशोक सिंह कांग्रेस में चले गए और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार महाराजगंज की सीट कांग्रेस से लेकर गोरिया कोठी की सीट कांग्रेस को चली जाएगी और महाराजगंज की जो सीट है वो कांग्रेस से आरजेडी को चली जाएगी। और वहां से विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर उतर सकते हैं। हालांकि वहां से वीआईपी के भी एक उम्मीदवार हैं, नीतीश द्विवेदी। तो ये कहा जा रहा है। और अशोक सिंह कौन है? अशोक सिंह गोरिया कोठी के प्रमुख रहे हैं। अशोक सिंह जो हैं वो मुखिया भी रहे हैं। देवेश कांत सिंह के पिता चुन्नू बाबू के काफी करीबी रहे हैं। पिछले चुनाव में भी वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन लोगों के दबाव में आकर फिर वो अंत समय में चुनाव में नहीं उतरे और उसका नतीजा ये हुआ कि 10,000 के वोटों से देवेश कांत सिंह चुनावी बाजी जीत गए। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ भी मुकाबला कम नहीं है, मुकाबला जबरदस्त है। अब टिकट को लेकर कैसी बातें हैं, अपने ही वहाँ कई लोग हैं जो टिकट के दावेदार भी हैं। हालांकि देवेश कांत सिंह सब पर भारी हैं, लेकिन फिर भी चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता कब किसका टिकट कट जाए। अब देखिए महाराजगंज आते हैं। महाराजगंज में क्या है? महाराजगंज में कांग्रेस के विधायक विजय शंकर दुबे,
ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस यहाँ अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, उनके विधायक के खिलाफ क्षेत्र में उतना काम नहीं किए, खास करके कांग्रेसी ही इस बात को उठा रहे हैं। उनके जो जिलाध्यक्ष हैं विदुशेखर पांडे, उन्होंने भी आवाज उठाई। कांग्रेस के कई नेता जो स्थानीय नेता हैं वो भी विजय शंकर दुबे के खिलाफ माने जाते हैं, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव था तो उन्होंने साथ नहीं दिया अपने प्रत्याशी को, आकाश प्रसाद सिंह के वो खिलाफ रहे, उनके पक्ष में कोई सभा नहीं की और अपने बेटे को बीजेपी में भेज दिया। ऐसा आरोप कांग्रेसी ही लगाते। तो ऐसी स्थिति में वहां महागठबंधन की स्थिति तो ठीक नहीं है, लेकिन एनडीए की भी हालत कैसी है। एनडीए से वहां हेम नारायण शाह चुनावी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के वो प्रत्याशी हैं, लेकिन पिछले बार एलजेपी के उम्मीदवार देवरंजन सिंह चुनावी मैदान में उतर गए थे। तो इस बार भी बीजेपी वहां से दावेदारी कर रही है और बीजेपी के एक नहीं कई दावेदार, वहां से बीजेपी के दावेदार कृष्ण कुंतल हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भाजपा में अच्छी खासी पकड़ है। तो एक तो वो दावेदार हैं, देवरंजन सिंह वहां से दावेदार हैं। वहां से दावेदार जो है आशीष रंजन सिंह है बीजेपी के। वहां से कभी कभी बात मंगल पांडे और उनकी पत्नी की भी होने लगती है। लेकिन यदि देखा जाए तो वहां लड़ाई काफी जबरदस्त होगी। यदि आरजेडी विशाल जायसवाल को टिकट दे दिया तो जनता दल यूनाइटेड को ये सोचना पड़ेगा कि हेम नारायण शाह को टिकट देना ठीक है या नहीं। इस रणनीति पर भी बातचीत हो रही है। और वैसी स्थिति में क्या होगा महाराजगंज में, ये एनडीए के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि यदि महाराजगंज में विश्वासघात हुआ किसी भी मायने में, किसी के भी साथ, तो दूसरा भी वो कदम उठा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में महाराजगंज की राह भी एनडीए के लिए आसान नहीं है। पिछला बार भी माना जा रहा था कि आसानी से जीत जाएंगे, किसी न किसी एक के पक्ष में गोलबंदी हो जाएगी, लेकिन आरजेडी वहां से चुनावी बाजी जीत ली। तो देखिए 2015 में आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में ही हेम नारायण शाह जीते थे, यानी कि महागठबंधन ही जीता था। और 2020 में भी महागठबंधन ने बाजी मार ली कांग्रेस के प्रत्याशी। अब इस बार यदि विशाल जायसवाल उतरेंगे तो फिर कौन सी नया फिजा बनेगा, और यदि नीतीश द्विवेदी उतरेंगे तब कौन सी फिजा बनेगा, ये भी देखना है। और इधर एनडीए की जो राहें हैं, एनडीए में जो आपसी तालमेल है, वो यदि सही से नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाराजगंज की राह आसान नहीं। महाराजगंज की राजनीति में कई बातें ऐसी हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगल बगल के क्षेत्र भी जो है उसकी राजनीति भी महाराजगंज की राजनीति को प्रभावित करेगी। यदि आप बगल के दरौदा का क्षेत्र ले लें, सिवान ले लें और गोरियाकोठी ले लें, यदि इन क्षेत्रों की राजनीति से भी महाराजगंज की राजनीति प्रभावित होगी। तो देखिए एनडीए अपना कौन सा फॉर्मूला बनाता है महाराजगंज के लिए, और महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की रणनीति बनाता है कि लगातार जो 3 बार लोकसभा का चुनाव यहाँ से जीता है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनकी धाक भी बनी रहे और 6 विधानसभा क्षेत्रों में से इस बार एनडीए कारगर तरीके से आगे बढ़े। इसकी प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी एनडीए को, नहीं तो महागठबंधन यहाँ पहले भी मजबूत था, अब भी कोई बात नहीं है, उसकी मजबूती में कोई कमी नहीं है और उसका सारा दारोमदार एनडीए पर ही है, क्योंकि एनडीए के बीच ही घमासान है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देते रहेंगे
बिहार की राजनीति, सारण प्रमंडल की राजनीति, सबके बारे में आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो कर लीजिए। आपके एक छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और नया नया रिसर्च खोज कर लाते हैं और आपको कुछ ना कुछ जरूर बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देसी अड्डा देखते रहिए। नमस्कार।